Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सभी को उसका आंसर पता है एंड इन एनी केस किसी को नहीं पता है तो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्कूल? आपका जो स्कूल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा सेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एनपीओ भी बोलते हैं। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है एंड इन माय ओपिनियन ये क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि जितना भी मैंने आज के सेशन में कवर किया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखते हैं सबसे पहले एनपीओ होता क्या है। There are certain organizations whose main objective is service and not the profit। जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा कि हमें इनके नाम से समझ में आ रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कराना। These are not engaged in any kind of trading, manufacturing or any other business activities। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी कमीशन बेस्ड एक्टिविटी हो, वो किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ये एक सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए फॉर्म की गई हैं। वो सर्विसेज कैसी हैं? फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना, स्पोर्ट्स को एनकरेज करना, आर्ट्स को एनकरेज करना, कल्चर को एनकरेज करना। सो जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी ना किसी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्कूल्स की। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन देना। उसी तरीके से हॉस्पिटल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज़, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज़, यानी कि जितने भी स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये किसी ना किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर आते हैं। देयर अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय ट्रस्टीज़ मैनेजिंग कमेटी। इनका जो भी काम है वो कौन देखता है? ट्रस्टीज़ देखते हैं या मैनेजिंग कमेटी। अगर हम बात करते हैं किसी प्रोप्राइटरशिप में तो वहाँ पर प्रोप्राइटर देखेगा, डायरेक्टर्स देखेंगे प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में, पार्टनर्स देखेंगे पार्टनरशिप के केस में। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में तो वहाँ पर जो मेन अफेयर्स हैं वो कौन देखता है? ट्रस्टीज़ या फिर मैनेजिंग कमेटी। देखिए इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एनपीओ हमने बोला किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो इनका इनकम का सोर्स क्या है? कहाँ से इनकम मिलती है इनको? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जो भी इनके मेंबर्स हैं उनसे सब्सक्रिप्शन फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड है डोनेशंस, बहुत सारे लोग डोनेशंस देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में या किसी और एनजीओज़ में हम डोनेशंस दे देते हैं। तो मेन जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सेकंड वन इज़ डोनेशन। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अगर कहीं पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ से इनको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उनके लिए क्या है? उनकी इनकम है। ग्रांट इन एड, कहीं से गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई उनको ग्रांट मिल गया तो वो भी उनकी इनकम है। लीगेसीज, लीगेसीज क्या होता है? किसी ने अपनी विल में लिख दिया है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है या मेरा जो भी पैसा है वो XYZ एनपीओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये सभी क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए लीगेसीज़ के सामने मैंने जनरल लिखा है और डोनेशंस के सामने मैंने जनरल लिखा है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो आगे वाले सेशन में आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी। अब सिर्फ आप इतना दिखना कि हम जब इनकम की बात कर रहे हैं तो वो जनरल होना चाहिए। अगर जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, तो वो इनकम नहीं आता, वो हमारा कैपिटल रिसीट हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी।
आगे देखिए, फंड्स रेज थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिट टू कैपिटल फंड जनरल फंड, मतलब जितना भी फंड रेज किया वेरियस सोर्सेज से उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल फंड या जनरल फंड। जब हम बात करते हैं कंपनीज़ की, फर्म्स की, तो वहाँ पर क्या होता है, कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो हम कैपिटल फंड या जनरल फंड बोलते हैं। इसको हम कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर्स, इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड। जो भी सरप्लस है, यानी कि हमारा जो इनकम है एक्सपेंडिचर के ऊपर, दैट मीन्स हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम है, तो हमें सरप्लस हो रहा है, और जो भी सरप्लस है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो कैपिटल फंड में ऐड करना है। अब देखिए, जिस तरीके से हम बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, किसी और ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इट डजेंट शो एनी नॉन कैश आइटम्स लाइक डिप्रिसिएशन। इसमें हमें एग्जाम्पल भी दिया है कि फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन है, तो वो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखाना, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस की। All cash and bank transactions irrespective of period or nature are shown under this account। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा जो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन है उसका नेचर क्या है, वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। इट डजेंट मैटर फॉर अस, हमें वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो करना है। हमें पीरियड नहीं देखना है, लेट्स से कि हमारे पास कुछ रिसीट हुआ है वो जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का नहीं, वो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का है, वो करंट अकाउंटिंग ईयर का है, या वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है, हमें वो सब इसमें दिखाना है। क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो भी हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है या हमने करंट ईयर में पे किया है, वो करंट ईयर का है या नहीं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम सभी प्रकार की कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं। Receipts are shown on the debit side whereas payments are shown on the क्रेडिट साइड। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड में हम रिसीट्स दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स दिखाते हैं। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होता है, कैश या बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का क्लोजिंग होगा या बैंक। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है इसका मतलब वो नॉर्मल कैश और बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर आपका ओपनिंग बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब क्या है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। हमारा जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो क्या है, वो एसेट अकाउंट है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आता है। अगर वो क्रेडिट साइड में दिया है दैट मीन्स वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो हम करंट अकाउंटिंग ईयर की ही बात करेंगे। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमने ईयर्स को इग्नोर किया था, वहाँ पर हमने नेचर ऑफ रिसीट्स और पेमेंट्स को भी इग्नोर किया था, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिक हैं कि हम जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं वो करंट ईयर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लेंगे, कैपिटल नेचर के आइटम्स को नहीं लेंगे। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। It is just like profit and loss account prepared on accrual basis in case of business organizations। इसे हमें similarly वैसे ही बनाना है जैसे कि हम profit and loss account बनाते हैं अपनी business organizations के केस में। It is prepared with the help of receipts and payment account along with some additional information। इसको हम receipts and payments account की help से बनाते हैं जिसके साथ साथ कुछ additional information भी गिवन होती है। देखिए ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जितनी भी इनकम है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। आगे देखते हैं बैलेंस शीट।
प्रिपेयर टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के केस में बैलेंस शीट बना देते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनाते हैं ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पर स्टैंड करती है। एसेट्स आर शोन ऑन द राइट साइड वेयर एज लाइबिलिटीज ऑन दी लेफ्ट साइड, जैसा कि हम पहले बनाते थे वैसा ही यहाँ पर बनाना है। एसेट्स लाइबिलिटीज का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता, बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता। जब हम लाइबिलिटीज दिखा रहे हैं तो वो हम दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में और एसेट्स दिखाएंगे राइट साइड में। सरप्लस और डेफिसिट इज एडजस्टेड इन कैपिटल फंड, जनरल फंड और कॉर्पस फंड। वहाँ पर हम कैपिटल बोलते थे, यहाँ पर हम कैपिटल फंड, जनरल फंड, कॉर्पस फंड बोलते हैं। उधर हम प्रॉफिट वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ हम प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर लॉस है तो उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। तो सरप्लस है तो उसे हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे एंड डेफिसिट है तो उसे कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। Some specific funds like building funds, sports fund are shown separately on the liability sides. कुछ specific funds होते हैं जैसे कि हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं। अगर specific funds हैं तो उसे हम कैपिटल फंड में ऐड नहीं करते, उसके लिए हम सेपरेट दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स फंड है तो उस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम उस फंड से ही माइनस करेंगे। इनकम है तो उसी फंड में दिखाएंगे, उसे हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। आई नो कि अब आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, तो कोई बात नहीं, चलो 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी करते हैं जिससे कि आपका जो ये सेशन है वो इंटरेक्टिव बना रहे और आप बोर ना हो। तो चलिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। इसमें आपको बताती हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किस तरीके से बनाना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। नंबर 2, द ट्रांजेक्शंस कैन बी ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। नंबर 3, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स whether they are of revenue nature और capital nature। इसका मतलब हमारी ट्रांजेक्शन्स करंट ईयर की हैं, प्रीवियस ईयर की हैं या नेक्स्ट ईयर की हैं, वो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखानी है। दूसरी चीज़, उनका नेचर रिवेन्यू है या कैपिटल है, इट डजेंट मैटर, वो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखानी है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश और बैंक में ही होनी चाहिए। कैश और बैंक में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, करंट ईयर की हैं, प्रीवियस ईयर की हैं, नेक्स्ट ईयर की हैं, कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, वो सब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड में हम रिसीट्स दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स दिखाते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे जिस भी एनपीओ का हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं रेलवे क्लब का। तो सबसे पहले हमने लिखा रेलवे क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमें ध्यान रखना है कि ये एक असेट अकाउंट है और असेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आता है। तो इसमें हमारा कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018, दैट मीन्स हमारे कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4390। तो वो हमने अपनी रिसीट साइड में दिखाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 4390। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, उसके लिए रिसीट्स है, तो ये हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू सब्सक्रिप्शन 37,600 हमने दिखाया डेबिट साइड में। नेक्स्ट है डोनेशंस 8000। डोनेशन भी क्या है, रिसीट्स हैं, तो इसको हम कहाँ दिखा रहे हैं, डेबिट साइड में दिखा रहे हैं 8000 से। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी क्या है, उसके लिए रिसीट्स है, तो ये भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। टू एंट्रेंस फीस 4300। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। रेंट रिसीव हुआ है, तो ये भी क्या है, रिसीट्स है। कितना अमाउंट है, 5250। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440। अब यहाँ पर क्या है, पेमेंट हुई है, तो पेमेंट हमें कहाँ शो करनी है, क्रेडिट साइड में करनी है। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440। नेक्स्ट है टैक्सेस पेड 490। यहाँ पर भी क्या हुई है, टैक्स की पेमेंट हुई है, तो कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में 490 से। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरीज 21,500। सैलरीज क्या है,
पेमेंट है तो ये भी कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय सैलरीज 21,500। उसके बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 2,500, ये भी क्या है, पेमेंट है, सेक्रेटरी को की गई है, कितने अमाउंट की, 2,500, तो ये भी हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिसीट्स है तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,950। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, पेमेंट की है, एक्सपेंसेस है, सो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। नेक्स्ट है पेटी कैश एक्सपेंसेस, इसके लिए भी क्या है, पेमेंट हुई है, कितना अमाउंट है, 900, तो कहां पर शो किया हमने, क्रेडिट साइड में शो किया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी क्या है, पेमेंट हुई है तो कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, कितना अमाउंट है, 310। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और चेक करेंगे बैलेंसिंग किधर हो रही है। तो हमने यहाँ पर टोटल किया, डेबिट साइड का हमारा टोटल निकल कर आया 62,490, क्रेडिट साइड का टोटल है 29,490। दैट मीन्स हमारी रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा है, हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। तो बैलेंसिंग कहां पर हो रही है, क्रेडिट साइड में हो रही है, कितने अमाउंट से, 33,000। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, कैश का बैलेंस निकल कर आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 33,000। आई होप ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट किस तरीके से बनाना है आपको समझ में आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिया था। नेक्स्ट सेशन में हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि हमें देखना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से तैयार करेंगे। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35 है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि इसमें हम जो भी अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सिमिलरली हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, करंट ईयर का दिखाना है। उसके बाद दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, हमें इसमें सिर्फ वही इनकम और एक्सपेंसेस दिखाने जिनका नेचर रिवेन्यू है। कैपिटल नेचर के रिसीट्स और पेमेंट्स जो हैं या जो हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं कैपिटल नेचर के, वो हमें इसमें नहीं दिखाने। दोबारा से सुनिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करनी है, करंट अकाउंटिंग ईयर की बात करनी है। यानी कि जो भी हम उसमें अपना इनकम और एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं वो करंट ईयर का होना चाहिए। दूसरी चीज, उनका नेचर जो है वो रिवेन्यू होना चाहिए, यानी कि रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकम। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें हमें गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 1,80,000। कैश का जो बैलेंस है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश का बैलेंस नहीं आता। क्यों? बिकॉज वो हमारा असेट का बैलेंस है और यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शंस 9 लाख। सब्सक्रिप्शंस क्या है? सब्सक्रिप्शन उसके लिए इनकम है, तो यहां पर हमने अपना सब्सक्रिप्शंस दिखाया 9 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का आइटम है, रिवेन्यू नेचर का नहीं है, तो यहां पर हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000। देखिए हम सेल की यहां पर कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट हमें यहां पर क्या हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। हमारी बुक वैल्यू 40,000 थी फर्नीचर की और हमने उसे 30,000 पे सेल किया है,
तो जो 10,000 का लॉस है वो हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपीज। आगे देखते हैं डोनेशंस। देखिए सिर्फ अगर डोनेशंस है तो वो जनरल डोनेशंस होती हैं जिसको कि हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। डोनेशंस भी एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक डोनेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जैसे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप देखना कि अगर सिर्फ डोनेशंस वर्ड लिखा है तो वो जनरल डोनेशंस होता है और वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डोनेशंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो जनरल डोनेशंस है, वो इनकम है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय डोनेशंस 10,000 रुपीज। उसके बाद सैलरीज। सैलरीज क्या है, रेवेन्यू नेचर का आइटम है। 4,80,000 की पेमेंट है तो हमने दिखाया टू सैलरीज 4,80,000। उसके बाद है रेंट। रेंट कितने का, 50,000 का पे हुआ है तो टू रेंट 50,000। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी भी रिवेन्यू नेचर का आइटम है, सो टू स्टेशनरी 20,000। उसके बाद है डिफेंस बॉन्ड्स। देखिए डिफेंस बॉन्ड्स जो है ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर कैपिटल है, ये रिवेन्यू नेचर नहीं है, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया है तो उसका नेचर भी क्या है, कैपिटल नेचर है, तो वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। बाइसिकल्स, बाइसिकल हमने परचेज किए तो बाइसिकल परचेज की है तो वो जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कौन सा है, कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर नहीं है, तो वो भी हम यहाँ शो नहीं करेंगे। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन कैश, वो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है। तो हमने दोनों साइड्स का टोटल किया, हमारा क्रेडिट का टोटल है 9,10,000 और डेबिट साइड का टोटल है 5,60,000। दैट मीन्स मेरी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो हमें क्या होता है, सरप्लस होता है। तो यहां पर हमारा सरप्लस निकल के आया 3,50,000 विच इज आवर बैलेंसिंग फिगर। हमने क्या किया, टू सरप्लस 3,50,000। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन किया था हमने जिसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। नेक्स्ट सेशन में या उसके आने वाले सेशंस में हम टीएस ग्रेवाल के थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होंगे और उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में कि यहाँ तो सिर्फ हमने किसकी बात की, यहाँ पर हमने सिर्फ बात की है आइटम्स की जिनका की नेचर रिवेन्यू और कैपिटल है, बट इसमें हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें कि हमें कोई ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। वो हम आगे के आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, बट अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि मेरे फ्यूचर के किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।